सईद साहब, आपकी बात रह गई थी, इसको भी कंटिन्यू कीजिएगा, और यही जो आप जिस तरफ बात अफसार साहब ले गए हैं, तो हम उन 4 दिनों को भी इस तरह से याद करें जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं साथ में। देखिए किरण साहब, 22 अप्रैल के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को इतना मौका मिल गया था कि हम अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते इंडियन ऑनस्लॉट के लिए। हमें पता था 2019 का हमारा एक एक्सपीरियंस था जी, और हमें पता था कि ये फॉल्स फ्लैग इंडिया ने किसी मकसद के लिए किया, और उस वक्त वो मकसद भी काफी क्लियर था सबको कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनके इलेक्शन होने जा रहे थे, और वो हमेशा ये फॉल्स फ्लैग करते हैं पेट्रियोटिज्म और जिंगोइज्म को जगाने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान वोट लेते हैं। जी, तो जो है क्या कहते हैं, वी वर एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया विल डू दिस स्टुपिडिटी। लेकिन अगर हम अपना कंडक्ट देखें 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक, तो देखें हम दुनिया के हर इंपॉर्टेंट फोरम के ऊपर गए, हर इंपॉर्टेंट कैपिटल में गए, और हमने दुनिया को ये बताया कि हम जो हैं क्या कहते हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और हमने बायलेटरल ही नहीं, हमने इंटरनेशनल इंक्वायरी की भी ऑफर की। सो दुनिया को ऑलरेडी एहसास होना शुरू हो गया था कि अगर पाकिस्तान इतना वेहीमेंटली ये बात कर रहा है तो जरूर इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी। जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मेरा ख्याल उसकी जितनी तारीफ आज की जाए 1 साल के बाद वो कम है, ठीक है ना। और लेकिन ये जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, ये उस एक रात की परफॉर्मेंस नहीं थी। इस परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने तकरीबन कोई 10 से 12 साल तक प्रिपेयर किया, ठीक है ना। और मैं ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है एयरफोर्स की, उसको क्रेडिट देना चाहता हूं कि उन्होंने जब 2019 के बाद इंडिया ने एक बड़े लार्ज नंबर में राफेल्स खरीदे, लेकिन राफेल के साथ जो उनका सबसे लीथल फ्रेंच मिसाइल है मीटियोर, वो भी उन्होंने इंडिया को दिया। तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को एक तरीके से चेंज किया। एक कन्वेंशनल एयरफोर्स जो है ना, वो 2 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, एयरक्राफ्ट एंड एयर डिफेंस। लेकिन इस लीडरशिप ने 4 नई डोमेन्स बनाई, या जिसको कहते हैं कमांड्स बनाई, और जो थी स्पेस कमांड, ईडब्ल्यू कमांड, साइबर कमांड और अनमैन्ड फोर्स कमांड बनी। सो जो पाकिस्तान एयरफोर्स की सबसे बड़ी मेरे ख्याल जीत थी, वो ये थी कि उन्होंने उस दिन 7 मई को उस तरीके से जंग लड़ी जिस तरह आज तक किसी एयरफोर्स ने नहीं लड़ी। और सर फिर उसका खुमियाजा इंडियन एयरफोर्स को ये भुगतना पड़ा कि वो फिर ग्राउंडेड हो गए 2 दिन के लिए, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। उन्होंने मना कर दिया अपनी फोर्सेस को, अपनी गवर्नमेंट को, कि हम उड़ ही नहीं सकते या हम फिजाओं में जा ही नहीं सकते। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक के हवाले से सईद साहब, जितनी गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है, और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 2-3 दिन से इसी पर ही बात कर रहे हैं, यही हमारा टॉपिक है। तो आप ये बताइए, कल जिस तरह से हमने डीजी की बात सुनी और वहाँ पर तीनों फोर्सेस की बात की गई, किस तरह से देख रहे हैं आप आगे? क्योंकि जब डीजी ने ये बताया कि जो छोटी सी एक झलक है 10%, वो हम मजीद आपको 14 अगस्त को दिखाएंगे, तो डेफिनेटली एक चीज जो हमने कर दी, जो अब केस स्टडी बन गया है, जिसको इंटरनेशनली स्टडी किया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो दुश्मन है वो भी उस स्ट्रैटेजी को, उस टेक्निक को उसने देखा, अब मजीद उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, मजीद हमारे सामने क्या आ सकता है? अगर आप भी उसमें से 1-2% बता सकें तो। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे हिसाब से सिंदूर 1 खत्म नहीं हुआ जी। या आप ये कह सकती हैं कि हम सिंदूर 1 से ऑलरेडी सिंदूर 2 में चले गए। सिंदूर 1 जो था ना, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जी। लेकिन जब इंडिया को शिकस्त हुई सिंदूर 1 में, तो उसने हमारे साथ इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, और उसने अपने प्रॉक्सीज जो हैं, जो अफगान सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको हमारे खिलाफ एक्टिवेट कर दिया। अगर आप देखेंगे मई 2025 के बाद कोई 7-8 महीने तक बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ा, ठीक है ना। जब तक पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जी के नो, अब हमें एक हार्ड स्टेट के तौर पे रिएक्ट करना चाहिए, और फिर अगेन इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद ली गई, और हमने जो उनके कैंप्स थे जहां टेररिस्ट तैयार हो रहे थे या जहां वो रहते थे, हमने डीप इनसाइड अफगानिस्तान जाके उनको तबाह करना शुरू किया। और उससे ये हुआ कि आप ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ हमने किरण सिंदूर 1 जीता है, हमने सिंदूर 2 भी अपने हिसाब से जीत लिया है।
जहां तक आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि अगर हमने अगली जंग भी उसी तरीके से लड़ी जिस तरह हमने सिंदूर 1 लड़ी थी, तो फिर शिकस्त के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया उस तरह प्रिपेयर करके रहेगा। जी बिल्कुल। सो मैं एटलीस्ट अपनी डिफेंस फोर्सेस को जिस तरह मैं जानता हूं, ऑलरेडी थिंकिंग ऑन है, ऑलरेडी प्लानिंग है, प्रिपरेशन उसकी और मजीद उसकी के लिए हो रही है। आगे और हो रही है। जो जब DGISPR ने कहा कि हमने सिर्फ 20% अपनी कैपेबिलिटी दिखलाई थी, तो वाकई ही ऐसा है। ऐसा है, बिल्कुल ठीक। मरसूस के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और इस आर में हमें जौहर सलीम साहब जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ रियल एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, अबसार साहब अब छोड़ कर यहाँ पर गए थे, तो वहीं से ही सिलसिला जोड़ते हैं ताकि आप उस पर कमेंट करें, फिर हम दीगर पैनलिस्ट की तरफ चलें कि पिछली जंग में हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था इंडिया की तरफ से, कुछ इस तरह की भी इत्तलात आई, कुछ इस तरह की भी खबरें आई कि उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए भी इजराइल के लोग जो है वो इंडिया में मौजूद थे और इस जंग को मुसल्लत करने से पहले कुछ वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पहुँचे भी थे। अब जो सिनेरियो बना है 1 साल बाद ईरान अमेरिका वॉर के बाद, वो और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आ गई है। कुछ हमें इजराइल के पंजे यहाँ पर इस रीजन में गड़ते हुए इस तरह से नजर आ रहे हैं कि अमेरिका ईरान जंग से पहले नरेंद्र मोदी 1 दिन पहले वो फादरलैंड मदरलैंड कहते हुए इजराइल में ही बैठे हुए थे। तो अब शायद हमारी जो पिछली जितनी भी प्रेपरेशन थी, जितनी भी हमारी तैयारियां थी, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर उसकी एग्जीक्यूशन, जबरदस्त एग्जीक्यूशन करके दिखा भी दी, लेकिन अब हमें शायद मजीद स्टेप फॉरवर्ड इस दुश्मन को भी मद्देनजर रखते हुए ही अपनी तैयारी करनी है। देखिए, जंग में तैयारी, एक बात तो मैंने आपको कही है ना कि पूरी कौम को सरप्राइज मिला पिछले साल कि हमारी तैयारी है और हमने उसी तरह से लड़ा। अभी जज्बा भी है, तैयारी भी है। अब ये वो सरप्राइज था, ना सिर्फ हमारे लिए, दुश्मन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि दुश्मन इसी चक्कर में आया था कि 2019 की तरह ही होगा और वो नहीं हुआ। अब वो सरप्राइज था। और फिर जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने जो तैयारी की हुई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो मल्टी रोल हमने एक वो सिस्टम चलाया ना, उसमें मल्टी रोल वॉरफेयर, वो क्या उसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, तो उसकी वजह से वो हमें जो एज मिली है, फिर हमने उसको लूज नहीं किया। एस्केलेशन लेडर हमारे हाथ में आ गया। अब अगली दफ़ा, अभी वो कह रहे थे एम्बेसडर साहब कि अगली दफ़ा हमें कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी, विच इज़ ट्रू। हमें जो कंप्लेसेंसी है ना, मैं इसलिए मैं ये चाहता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया से मैं ये बार बार कहता हूँ कि हमें इंडियन मीडिया के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए कि जो चेस्ट थम्पिंग होती है ना हर वक्त कि जी हम बड़े, हम, उससे एक कंप्लेसेंसी आ जाती है। तो फिर उसके बाद वही होता है कि 1992 का वर्ल्ड कप जीत लिया किसी ना किसी तरह, और फिर उसके बाद कभी भी नहीं जीत सके। ये नहीं होना चाहिए, ये अनप्रोफेशनलिज्म है। और मैं नहीं समझता कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अनप्रोफेशनल है, वो मीडिया से ज़्यादा ही प्रोफेशनल है। तो और वो अपनी तैयारी कर रही होंगी। कुछ मेरे पास इतलात भी हैं कि सरप्राइजेस अगर दोबारा जंग हुई तो होंगे।